Namaste, Khama Gani. I welcome you all to my channel Rajasthan GK in English. So as all of you know, हमने राजस्थान जीके के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था थ्रू 2 वीडियो सेशंस। नाउ आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 स्टार्ट करें। सो जो हमारा चैप्टर 3 रहता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर उसमें वी बेसिकली टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज हमारे स्टेट में उसका क्या स्टेटस रहता है, उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं हमारे स्टेट के अंदर जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है, उन्हीं सब चीज़ों पे आपको दिस थिंग नो डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो इसका स्टेटस क्या है, देन दिस थिंग नो व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम कर रही हैं, फिर मार्केटिंग, देन एग्रीकल्चर पॉलिसी, देन स्कीम्स, ये सारी चीज़ों का इसके अंदर डिस्कशन रहेगा। नाउ जिन भी एग्ज़ाम्स के अंदर, जिन भी सिलेबस के अंदर ये मेंशन कर रखा है एग्रीकल्चर, वहाँ पे आप मान के चलिए कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपके सर्वे में अगर आपके सिलेबस में किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में, चाहे वो आरएस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इफ़ इट्स मेंशनड एग्रीकल्चर इन योर दिस थिंग ना सिलेबस, देन यू हैव टू कवर द इकोनॉमिक सर्वे, चाहे इकोनॉमिक सर्वे आपके डायरेक्टली स्पेसिफिकली सिलेबस में ना मेंशनड हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 2, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पूरा एक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखा था वो द स्टेट राजस्थान का, तो उसी तरीके से हम अब एग्रीकल्चर और एक एक सेक्टर को हम डील करेंगे। लाइक जैसे कि आने वाले चैप्टर्स में हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, देन दिस थिंग नो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो इस तरीके से पूरे स्टेट का आपका इकोनॉमी इसके अंदर देखा जाता है। तो चैप्टर 2 में हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। नाउ स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर में हम इसे अगर आपको याद हो, हम लास्ट क्लासेस में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन के बारे में बात करके आए हैं। हमने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी बात करी थी। तो अब जब हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की, हमने बात किया था कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन बेसिकली एक बेटर पैरामीटर होता है देन जीएसडीपी, बिकॉज इसमें आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ के बारे में पता चलता है नाउ, और बिकॉज इसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ व्हेन यू गेट सेक्टर वाइज ग्रोथ के बारे में जब आपको पता चलता है इसके अंदर, तो हमने लास्ट ही क्लास के अंदर, लास्ट ही सेशंस में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमारा जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें कांस्टेंट प्राइस पे एंड करंट प्राइसेस पे एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। लास्ट क्लासेस में हमने बात किया था कि जीएसवीए जो आपका टोटल होता है, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट द सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, तो वो आपको एग्रीकल्चर के बारे में, सर्विसेज के बारे में और इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनका एक दिस थिंग नो एक कंट्रीब्यूशन बताता है आपकी पूरे स्टेट के जीडीपी के अंदर। सो उसी तरीके से जब एग्रीकल्चर की हमने बात की थी, कांस्टेंट रेट पे इट वाज 26.21 एंड करंट पे इट वाज 26.72। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ वाला कम हो गया था, एग्रीकल्चर वाला एंड सर्विसेज वाला बढ़ा था कांस्टेंट और करंट में। ये हमारा डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है, तो हम इस पर ज़्यादा इसको मेमोराइज करने पे भी फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल दीज फैक्ट्स वी हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस। हम पहले जो हमारे सेशंस हुए उसमें हम बात कर चुके हैं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में एग्रीकल्चर का परसेंटेजेस 26.21 एंड करंट प्राइसेस पे 26.72 होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, देन नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। नाउ सी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, लास्ट सेशंस में हमारी, कि व्हाट इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, उसका कितना दिस थिंग नो कितना है हमारे राजस्थान के अंदर 8.45 समथिंग, हम ऐसा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हम जीएसडीपी के बारे में देख चुके हैं। सो एग्रीकल्चर में आपको क्या देखना है, एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि जो टोटल आपने जीएसडीपी देखा है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर कितना आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ 2.05 लाख करोड़ एंड 3.82 लाख करोड़ एट दी करंट प्राइसेस पे। हालांकि हर सेक्टर के लिए जब हम इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, सर्विसेज पढ़ेंगे, आपको जीएसडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आपको सबका याद नहीं करना है, बट सिंस एग्रीकल्चर को लेके क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर, तो आपको, एंड बिकॉज स्पेसिफिकली सबके सिलेबस में भी ये मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा सा एक आइडिया आप एग्रीकल्चर से ज़रूर रखिए, बिकॉज ये कुछ प्राइम फोकस्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए ही जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया,
ठीक है। देन आपके वल्नरेबल सेक्शंस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, तो ये कुछ एरियाज़ होते हैं, कोर एरियाज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर्स पुट करते हैं एग्जाम के अंदर। सो वी हैव टू मेमोराइज फॉर एग्रीकल्चर एटलीस्ट कि जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का कितना पार्ट आता है, दैट इज़ 2.05 लाख करोड़, एंड उसका डबल जो है वो करंट प्राइसेस पे हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जीएसडीपी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अब आपको टू फिगर याद रखना है यहाँ पे, 2 लाख करोड़। तो ऑब्वियसली आपसे यूनिट्स के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, या फिर यूनिट्स में ही आपको चेंज करके फैक्ट्स एंड फिगर दे दिया जाए, इतना ट्रिकी सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सिर्फ वो यूनिट याद रहनी चाहिए, 2.05 एंड 3.82। वो आप कैसे याद रख सकते हो, आप कुछ भी दो जो नंबर है यहाँ पे 2 एंड 4, बिकॉज 3.82 इज़ अप्रॉक्सीमेटली करंट प्राइसेस पे है, ठीक है। और हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सपोजिटली कि आपके पास कोई खेत है, ठीक है। आप इसी तरीके से याद रखो कि आपके पास एक खेत है, यू ओन लैंड, एंड एक फार्म फील्ड है आपका, और वहाँ पे आप खेती करते हो। तो जब आप खेती करते हो, आपको कांस्टेंट प्राइसेस से जब आपने उसको कंपेयर करा, तो उसका आपका कुछ है ना 2 लाख टन इतना कुछ हुआ, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो बस, ठीक है। हालांकि हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टन्स में प्रोडक्शन कितना हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हियर। सो इट्स 2.05 लाख करोड़ उसका पूरा जीएसडीपी के अंदर वैल्यू रहता है। बट आप इसे इतना ऐसा याद रख लीजिए कि आपका जो खेत है उसके अंदर प्रोडक्शन हुआ है 2 लाख टन का। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि 2 लाख टन इज एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, एंड करंट प्राइसेस पे उसका डबल हुआ कुछ 4 लाख टन के आसपास, दैट इज 3.82, बिकॉज उसका ऑलमोस्ट जब आप राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट दी करंट। सो 2 and 4 दैट इज 2। तो पहले हम बेंचमार्क वाले याद रखें, फिर उससे थोड़ा सा हम कम कर देंगे। सो 2.05 एंड 3.28 लाख करोड़ जीएसडीपी आपका हो गया, ओके। देन अगर हम बात करें दिस थिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना आ रहा है, मतलब कि 2019-20 से लेके 2023-24 तक का पूरा एक दिस थिंग एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर कैलकुलेट किया जाए, तो वो कांस्टेंट प्राइसेस पे तो कुछ रहा है 3.86, एंड करंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट देखने को मिला है 9.99। अगेन बिकॉज ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आई विल सजेस्ट कि इनको याद किया जाए, ठीक है। अगर कोई दूसरा सेक्टर होता तो मैं इतना एम्फेसाइज नहीं करती, बट एग्रीकल्चर से आई फील क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये एक एरिया है जो कि एक फोकस रहता है एग्जामिनर्स का, दे डू पुट अप क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि कांस्टेंट प्राइसेस पे दिस थिंग जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, दैट इज़ पूरे 4-5 साल का, 2019 से लेके 2023-24 के बीच में, इट इज़ 3.86, मतलब कि अगेन आपके कुछ 4% के आसपास। एंड करंट पे उसका आप डबल कर दोगे, दैट इज़ 9.99, मतलब कि आपके कुछ दिस थिंग पहले हमने 4 के आसपास कुछ किया, एंड 4 से थोड़ा सा डबल करके कुछ एक्स्ट्रा में जाना, दैट इज़ 9.99 कुछ हो जाएगा आपका करंट प्राइसेस पे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे परसेंटेजेस, दैट इज़ द CAGR जो होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। नाउ नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ अलाइड सेक्टर। बिकॉज जब हमने बोला कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की के मायने में सिर्फ ये नहीं है कि खेती बाड़ी, इसके अंदर हमने चैप्टर का नाम रखा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे दिस थिंग चीज़ें आएंगी, जैसे कि इसके अंदर लाइफ स्टॉक आ जाएगा, क्रॉप्स का कितना दिस थिंग कंट्रीब्यूशन होगा, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का कितना होगा, फिशिंग का होगा, ये सब आपको देखना है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसके अंदर 4 चीज़ें कंसिडर की जाती है बेसिकली। एक आप देखते हो लाइफ स्टॉक, ठीक है, तो जिसके अंदर जिस थिंग पशुपालन, ये सब कुछ आ जाएगा, जो शीप रेयरिंग की जाती है राजस्थान के अंदर, एंड देन दिस थिंग पोल्ट्री वाला चीज़ हो गया, वो सब आपका लाइफ स्टॉक के अंदर आ जाएगा। देन यू हैव क्रॉप्स, जो कि एग्रीकल्चर जो कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया क्रॉप्स। देन आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग भी इसी सेक्टर के अंदर, आप एग्रीकल्चर में इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं, फिशिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दिस थिंग पूरा ही हमें जो अपन एग्रीकल्चर इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे होंगे, दैट इज़ लाइफ स्टॉक, 48.58, ओके। सो मतलब कि कुछ 50% के आसपास जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की आप बात करते हो, या प्राइमरी सेक्टर्स की अपन बात करें एग्रीकल्चर की, तो कुछ 50% के आसपास तो आपका लाइफ स्टॉक से आ रहा है, ठीक है। तो 48.58, एंड ये सोचने की बात है कि हमारे यहाँ पे क्रॉप्स, जो कि कोर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक रेयरिंग हमारे राजस्थान में देता है, ठीक है। एंड खासकर व्हेन यू टॉक अबाउट वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर,
ये वाले जो एरिया हो जाते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज़ द कोर एक्टिविटी, एंड जो आपका दिस थिंग ना एग्रीकल्चर जो कोर क्रॉपिंग वाली जो चीज़ होती है वो एक साइड बाय साइड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये ध्यान में रखोगे, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइफ स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन आता है। पहली चीज़ तो याद रखो कि भैया क्रॉप्स से ज़्यादा आता है, और छोटा मोटा ज़्यादा नहीं, 4% ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज क्रॉप्स में इट इज़ 44% एंड लाइफ स्टॉक का आप देख रहे हो 48% के आसपास आता है। देन क्रॉप्स का कितना है आपका 44 है। देन फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग ये भी इसी के अंदर आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इज 6.40 एंड दिस थिंग नो फिशिंग हो जाएगा आपका 0.49। अब ऑब्वियसली फिशिंग हमारे यहाँ पे काफ़ी अंडर डेवलप्ड रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स राजस्थान कोई कोस्टल एरिया है नहीं कि फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, इट्स तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 0.49% के आसपास आता है, ठीक है। हालांकि उसके अंदर ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है आज के टाइम में फिशिंग की, बिकॉज जो भी बड़े बड़े डैम्स हैं राजस्थान के अंदर वो ऑर्नामेंटल फिशिंग और अलग अलग तरीके से वो सेक्टर भी अगैन ग्रो कर रहा है, बट देन अभी फिलहाल में कॉन्ट्रीब्यूशन उसका 0.49% के आसपास ही रहता है। ये सारे ही परसेंटेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो हम याद रखें कि लाइफ स्टॉक का ना उसी इनका जो है टोटल मिलके आपका 100 आपको दिस थिंग नो बन जाएगा आपका। सो 48% ये आपने ध्यान में रखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखा 48% इज़ लाइफ स्टॉक का। तो आप इसे कुछ 50% के आसपास याद रखो कि भेड़ बकरियाँ, कैमल रेयरिंग और दिस थिंग नो कैटल, इन सब की वजह से हमारे राजस्थान में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो उसे आपको 48% आप लमसम 50% के आसपास याद रखो, एंड फिर उसको 48.58 या इट्स ऑलमोस्ट 49% के आसपास, तो 48.58% ऐसा कुछ। देन क्रॉप्स आ जाएगा, क्रॉप्स हो जाएगा आपका 44, उससे कम कर देना है आपको, 5% से कम कर दोगे, 4% से कम कर दोगे तो आप क्रॉप्स पे पहुँचोगे। देन उसके बाद में आता है आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो कि 6.40% के आसपास हो जाएगा, फिशिंग कुछ 0.49% के आसपास ही होएगा, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक फ़िश है वो रो रही है कि मुझे तो सिर्फ 0 मार्क्स ही मिले, 0.49%, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप एक स्टोरी बना के आपको चीज़ों को ना इस थोड़े से क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को याद करनी पड़ेगी। सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे कि आप लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो एक सीन कि जो लाइफ स्टॉक है उसमें आप इमेजिन कर सकते हो भेड़ बकरियाँ, ठीक है, या फिर एनी ऑफ द दिस थिंग नो कैटल वगैरह जो भी आपको पसंद है, वो यहाँ पे बोल रही है कि मेरे को एग्जाम में 50% मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 50% पे वो हाईएस्ट पे चल रही है, ऐसे याद रखना, 50% या 48% मार्क्स मिले उसको और वो हाईएस्ट चल रही है। देन आपकी फ़िश है वो रो रही है बेचारी, वो बोल रही है कि मेरे को तो सिर्फ 0.49% मार्क्स ही मिले हैं इसके अंदर, ठीक है। देन आपका क्रॉप्स हो जाएगा, जब आपने लाइफ स्टॉक याद रख लिया है तो उससे 4 आपको कम कर देना है, तो 44 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका। एंड देन क्रॉप्स एंड दिस थिंग नो सॉरी फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग आपका 6.4 के आसपास हो जाएगा, एंड फिशिंग ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रेट वगैरह आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर आप देखना कि जब आप क्रॉप्स, बिकॉज मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे खासकर सबॉर्डिनेट बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करता है, लाइक दे यू नो दे इवन आस्क यू द क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म, वो आपको बोल देंगे कि हमारा जो शेयर है क्रॉप्स का वो 44.53% है, दिस थिंग नो शेयर ऑफ द क्रॉप्स एट करंट प्राइसेस हमारे अलाइड सेक्टर इसके अंदर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर इसका इतना कंट्रीब्यूशन आता है, प्लस इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाह रहा हो तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देखना कि थोड़ा सा -1.61% का डिक्रीज़ हुआ है क्रॉप्स का दिस यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओके। तो ये ध्यान में रखना कि क्रॉप्स का थोड़ा सा कम हुआ है, ओके। एंड लाइफ स्टॉक का बड़ा है, बिकॉज लाइफ स्टॉक का पिछले वाले सर्वेज में जब आप पढ़ते थे वो 46-47% के आसपास आप पढ़ते थे, तो लाइफ स्टॉक का बड़ा एंड क्रॉप्स का कम हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज़ आपसे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज़ अबाउट लैंड यूज़ पैटर्न इन राजस्थान, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग टाइप के लैंड आपको मिलेंगे कि कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, कुछ फॉरेस्ट एरिया है, बैरन लैंड है, तो उसका एक डेटा गवर्नमेंट के पास तैयार पड़ा है, हर इकोनॉमिक सर्वे में अंदर दिया जाता है, और हर इकोनॉमिक सर्वे के यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप करके RPSC आपसे पूछता भी है, तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ 3-4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर हम देख लेंगे। सबसे पहला विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द नेट सोन एरिया, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जो भी पूरा लैंड है राजस्थान के अंदर उसका नेट सोन एरिया कितना है, दैट इज़ 184.23 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। तो 184.23 लाख हेक्टेयर्स इज़ आपका
दिस थिंग नो नेट सोन एरिया है विच इज़ कितना 53.74%। ठीक है, तो जब हम पूरा लैंड यूज़ पैटर्न देख रहे हैं या आपको ये ग्रीन फिगर दिख रहा होगा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इफ़ दिस इज़ लाइक द टोटल लैंड ऑफ राजस्थान, यहाँ पे आपको 50% तो यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो लोग आए एंड इन्होंने 50% एरिया जो है 53%, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ इसको आप 50 ही याद मत करना, 53 याद रखना, बिकॉज आरपीएससी आपको दे सकता है 52 पॉइंट समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग, दिस यू नो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आरपीएससी से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि उन्होंने पूछे हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर जब एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान जीके का, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेस्ट का कितना दिस थिंग नो कवर है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू लैंड यूज़ पैटर्न राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। उनको एक क्वेश्चंस दे रखे थे, मतलब कि जो ऑप्शंस थे दैट वाज 8.09, 8.08, 8.11, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वही चीज़ें रिविजन, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा बार बार दिस थिंग नो चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, नाउ फिर से आते हैं हम टॉपिक पे। नेट सोन एरिया की हम बात कर रहे थे, तो जो नेट सोन एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे खेती बाड़ी कल्टिवेशन किया जा रहा है, दैट्स 53.74%। ठीक है, तो 184.23 लाख है ये, बिकॉज नेट सोन एरिया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। आई विल सजेस्ट याद रखेंगे हम इसको। देन नेक्स्ट आता है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इसको है ना 10.39% इसके आसपास जो है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे आपका वेस्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 10। तो आप इस तरीके से याद रखना, मतलब कि 10, हमने कोई 10 नंबर स्कोर किए या 10 मार्क्स स्कोर किए, बहुत मेहनत की, पर वो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट चली गई। तो 10 को आप कुछ वेस्ट वर्ड से रिलेट कर सकते हो अपनी स्टोरी में कैसे भी फिक्स करके। देन आपका आता है फॉरेस्ट का एरिया। फॉरेस्ट में आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि सपोजिटली आपने एक फॉरेस्ट, आप जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना ही रहे होंगे आई होप साथ साथ में, तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंदर आप एक पेड़ बना लेना। ठीक है, आप राजस्थान जी की में डायग्राम्स का बहुत यूज़ लीजिए। डायग्राम्स भी नहीं बोलूँगी मैं, कैरिकेचर बोलूँगी, अपने खुद के कार्टून्स बनाइए, ठीक है, जिनसे आपको चीज़ें याद रहेगी। बिकॉज वंस यू हैव अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी ऑफ अ थिंग, आपने चीज़ को देख लिया होता है, विजुअलाइज कर लिया होता है, तो वो चीज़ें याद करने में, रिकॉल करने में काफ़ी आसान बन जाती है। बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे जो पीपल ऑफन कंप्लेन राजस्थान जीके के रिगार्डिंग, ये बहुत फैक्चुअल है। दूसरा चीज़ वो कंप्लेन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं ना। देखो, ना ही तो एग्जामिनर्स चेंज होने वाले, इनफैक्ट वो तो और डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ना ही तो आपके एग्जामिनर्स चेंज होने वाले हैं, ना ही एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, ना ही ये फैक्ट्स बदलने वाले हैं। रियलिटी ये है कि आपको तो करना पड़ेगा, सो करना पड़ेगा, उसका आप सोल्यूशन निकालो कि आप क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को याद करो। सो जैसे कि आप फॉरेस्ट को यहाँ पे अगर आप याद करना है, मैंने इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा याद किया और ये आपको याद रह जाएगा, एक भी बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको बस एक ऐसा पेड़ बना लेना है और यहाँ पे पेड़ बना के यहाँ पे इधर 8 लिख दो। ठीक है, एक पेड़ बनाया और इसके पास में आपने एक पेड़ बना के 8 लिख दिया यहाँ पे, सो आपको याद रहेगा 8.09%। ठीक है, 8.09% फॉरेस्ट का है, तो एक पेड़ बनाया 8.09 किया, एक सर्कल बनाया उसमें 50%, 53% एरिया हमने नेट जोन एरिया कर दिया कि यहाँ पे तो हमने पूरा दिस थिंग नो हमारा खेती बाड़ी कर लिया। ठीक है, देन आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड को आपने किस तरीके से याद किया कि 10 नंबर कमाए थे हमने, वो भी हमारे वेस्ट में चले गए, तो वेस्ट लैंड हो गया आपका। फिर है बैरन अनकल्चरेबल लैंड की जो बिल्कुल बंजर भूमि पड़ी है, दैट इज़ कितना 6.89 के आसपास जो है आपका बैरन अनकल्चरेबल होता है। ये फिगर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी आपसे नहीं पूछा जाएगा 5.92। देन दिस फैलो लैंड्स अदर देन करंट जो आता है दैट इज़ 5.68, अगैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा सा परमानेंट पैस्चरल लैंड देख सकते हो, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि परमानेंट पैस्चरल लैंड जहाँ पे गोचर और इन सब के लिए जो परमानेंट पैस्चरल लैंड हो गया आपका, वो कितना हो जाएगा 4.82% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, देन करंट फैलो इज़ 4.38। ये सारे आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं। दिस वन इज़ ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट आपका कि दिस थिंग क्रॉप्स एंड ग्रोव्स वाला 0.09% के आसपास। ठीक है, सो स्टार्टिंग वाले जो 3-4 है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो नेट जोन 53.74, एक सर्कल बनाया, आधा उसको जो है हमने नेट जोन एरिया में डाल दिया 184। देन कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा, 10 मार्क्स हमारे वेस्ट चले गए। फॉरेस्ट का हो जाएगा, एक पेड़ बनाया उसमें 8 लिख दिया तो 8.09 हो जाएगा। बैरन अनकल्चरेबल 6। देन बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। परमानेंट पास्चर आप देख सकते हो 4.82% के आसपास रहता है। ओके, देन
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स के बारे में। ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो हम पढ़ रहे हैं। एंड इसकी इन सारे स्टैटिस्टिक्स की मेंस में अगेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाएगी, बिकॉज आपको मेंस में व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन से आप पे फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एग्रीकल्चर से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप डायरेक्टली दिस थिंग लाइफ स्टॉक पे आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो ये सब आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो रही है। जब भी आपको मेंस में क्वेश्चन मिलेगा, आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शनरी लाइन आएगा, जो इंट्रोडक्शन की लाइन आएगी, वो यहीं से इकोनॉमिक सर्वे से आप डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे कोट करो एंड आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इज़ डन देयर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप एड्रेस कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की अपन बात करें, सिंस आई वाज सेइंग कि हम सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। सो अब नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करें दैट इज़ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की, कि हमारे यहाँ पे कितने जो है ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आप मान लो कि पर खेत की अपन बात करें जो किसी पर्सन सो एंड सो पर्सन के नाम में होगा, तो वो ऐसा उसको ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग बनी है जहाँ पे खेती वगैरह की जा रही होगी, उन यूनिट्स की अपन बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ एज पर एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के हिसाब से जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है राजस्थान में, इट इज़ 76.55 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ 76.55 लाख, 76.55 लाख आपके कुछ जो है एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से। ठीक है, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे बताएंगे कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चरल सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इफ़ एनी वन नोज दे कैन शेयर देयर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चरल सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है, वो जो बॉडी जिसका भी आप नाम दोगे उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है राजस्थान के अंदर। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है 2015-16 के अंदर। उनके हिसाब से जो है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हमारे राजस्थान में कितनी है, 76.55 लाख जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है। नाउ टोटल एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग्स की जितनी भी लैंड होल्डिंग्स है उसका अगर हम टोटल एरिया देखें, वो कुछ आता है आपका 208.73 लाख हेक्टेयर्स है। अगैन ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। एवरेज साइज़ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एवरेज साइज़ ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इज 2.73। पहले ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती थी, अब जो एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है वो ऑब्वियसली कम हो गया है 2.73, बिकॉज हमें मालूम है कि जो एवरेज साइज़ ऑफ द लैंड होल्डिंग है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है इंडिया के अंदर। ऑफ कोर्स पहले हमें मालूम है कि जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उस टाइम पे बड़े बड़े लैंड्स थे एंड वो भी सारे ज़मींदार और फ्यूडेटरीज जो होते थे, ठीक है, राजा महाराजा और जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और जो ज़मींदार थे बड़े बड़े उन्हीं के हाथ में थे। फिर उसके बाद में हमें मालूम है कि लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जैसे कि राजस्थान में भी हमें मालूम है कि देयर वाज अ लैंड रेवेन्यू एक्ट, देन टेनेंसी एक्ट पास किए गए थे, बहुत सारे एक्ट्स पास किए। एंड इनफैक्ट जो केसवानंद भारती केस है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जब ये लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए तो ऑब्वियसली जो लैंड साइज था, जो टेनेंट्स थे, उनको जैसे ओनरशिप राइट्स दिया गया। देन लैंड सीलिंग किया गया कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से इस एरिया से ज़्यादा आप लैंड रख नहीं सकते, तो लैंड सीलिंग किया गया। एंड देन लैंड्स वर डिवाइडेड, और ऐसे करके फिर फर्दर जब फैमिलीज़ के विद इन दिस थिंग बंटवारे होते गए तो एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग कम होता गया। सो ये एक वन ऑफ द इश्यूज़ भी होता है व्हेन यू राइट, जब भी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए इश्यूज़ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो आप ये एक वन ऑफ द इश्यूज़ में भी मेंशन किया जाता है कि जो हमारा एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। सो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है, 2.73 हेक्टेयर्स है। इंपॉर्टेंट फिगर है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आप खुद को इमेजिन कर सकते हो एक दिस थिंग एक फार्मर की तरह। ठीक है, खुद को एक किसान या फार्मर की तरह ध्यान में रखो जिसके पास लैंड है। तो आपके पास कितना लैंड आ रहा है, 2.73 हेक्टेयर्स। सो व्हाट इज़ द लैंड दैट यू होल्ड, आपको खुद पे फील करके देख लेना है कि मेरे पास 2.73 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। ठीक है, तो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ फार्मर एंड खुद पे इमेजिन करके 2.73 हेक्टेयर इज़ माई लैंड होल्डिंग, ये आप याद रखोगे। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इज 76.55 लाख, एंड देन टोटल एरिया ऑफ लैंड अंडर होल्डिंग जो आता है दैट इज 208.73 लाख हेक्टेयर के आसपास। ओके, देन
एक और फिगर जो हमारे सर्वे के अंदर मेंशन कर रखा है अबाउट ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, एंड वो कितनी हो जाती है आपकी 7.75 लाख हेक्टेयर. सो इफ़ यू कंपेयर इट टू द प्रीवियस नंबर, कितना ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितनी है आपके पास 76.55 के आसपास, एंड इसी में से आपकी फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितनी है वो 7.75 है. ठीक है, 7.75 है. एंड ये फिगर बढ़ भी रहा है कि फीमेल्स के नाम पे, जो फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की ऑब्वियसली वो एक फीमेल के नाम पे है. ना ये फीमेल के नाम पे बिकॉज ऑब्वियसली मालूम है कि अगर कोई फीमेल के नाम पे होता है तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है, तो वो फिगर इसलिए बढ़ भी रहा है. ठीक है, तो आप ओवरऑल आपको क्या ध्यान में रखना है, बिकॉज इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल ऑपरेशनल आपने याद किया और उसका कुछ 10% निकाल देना, तो उसका 10% कितना हुआ, मतलब कि 10% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, तो ऑफकोर्स नहीं होगा. सो इसका अप्रॉक्सीमेटली वुड बी 7.6, मतलब कि 10%. तो 76.55 तो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हो गया, एंड उसका 10% आपने निकाल दिया जो कि 7.75 लाख जो है वो आपका फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हो जाएगा. उसका एरिया भी कितना होगा, बिकॉज ये फीमेल से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इट इज़ कुछ 16.55 लाख हेक्टेयर. हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू विल रिमेंबर दिस नंबर इज़ ऑफकोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट एरिया अंडर विमेन फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स ये कम चांसेस है पूछे जाने के. थोड़ा सा सिर्फ एक दो बार पढ़ लेना, सरसरी निगाह से देख लेना, दैट वुड बी इनफ. बट ये ज़रूर ध्यान में रखना कि 7.75 फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लैंड होल्डिंग्स, बिकॉज जो लैंड है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द लैंड, कि लैंड का साइज़ क्या है. ठीक है, तो हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देंगे. जैसे कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स होती है आपका लेस देन 1 हेक्टेयर. ठीक है, जिसका लेस देन 1 हेक्टेयर हो गया वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग हुआ. 1 to 2 हेक्टेयर्स हो जाएगा आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. देन सेमी मीडियम वुड बी 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम हो जाएगा आपका 4 to 10, लार्ज एंड लैंड होल्डिंग्स हो जाएगा आपका मोर देन 10 हेक्टेयर्स. इसमें याद करने लायक बात आपके लिए, हालांकि चांसेस इस पे भी पूछे जाने की बहुत कम है, बट ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार आप ज़रूर इसका नोटिस कर लेना, बिकॉज आपसे हो सकता है मेंस में 5 मार्कर्स में एक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैंड होल्डिंग्स पे कमेंट करो राजस्थान की. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स, यहाँ पे लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड की अपन बात करें कि 1 हेक्टेयर से भी कम साइज़ का अगर लैंड है, जिनको आप मार्जिनल लैंड्स बोल रहे हो, और जो इसके ओनर होंगे वही मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं. ठीक है, वो आपके 40% के आसपास है. ठीक है, मतलब कि जो जितने भी आपने ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स की बात करी थी, यहाँ पे हमने बात की थी कि 76.55 आपके पास ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं. ठीक है, तो उसमें भी आप देख रहे हो कि जो 40% है आपके, वो जो लैंड होल्डिंग है उसमें से 40% जो है वो मार्जिनल के अंदर आ रही है. ठीक है, सो दिस इज़ द केस दैट आई वाज टॉकिंग कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जो है वो ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. लैंड का साइज़ जो है छोटा है, और वो छोटा होता गया है समय के साथ में, एंड वो बढ़ भी रहा है. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि 20% के रेट से बढ़ भी रहा है. देयर इज़ अ 20% राइज इन द मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, देन स्मॉल होल्डिंग्स आपकी कुछ 22%, फिर सेमी मीडियम आप देखोगे 18, मीडियम लैंड होल्डिंग्स इस 15%, एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, तो मोर देन 10 हेक्टेयर्स, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है, वो लार्ज लैंड होल्डिंग, या फिर जो बड़े बड़े आपके फार्मर्स कहलाएंगे. ठीक है, लार्ज फार्मर्स जो होंगे, तो ये कुछ आपका 4.69 है. तो आप वेरिएशन देख रहे हो यहाँ पे कि इसका दिस थिंग नो 10% आप करोगे. ठीक है, 10 टाइम्स आप करोगे तब जाके आपके लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं. तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स मतलब कि बड़े बड़े फार्मर्स तो बहुत कम ही है आपके पास, 5% के आसपास या 4%, 4.69% के आसपास. और बड़े लैंड होल्डिंग्स में कमी भी देखने को मिल रही है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप क्या देख रहे हो कि जो आपके मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है वो बढ़ रहे हैं, और 20% के रेट के साथ में बढ़ रहे हैं. एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स टोटल लैंड होल्डिंग्स का 40% है. ओके, यहाँ पे आपको इन परसेंटेजेस वगैरह का प्रोबेबिलिटी चांसेस थोड़े से कम है. क्वेश्चन मैंने थोड़ा नहीं देखा है इसके ऊपर, आई हैवंट सीन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, बट ये आपके मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर, बिकॉज अपन पढ़ रहे हैं अबाउट मानसून के बारे में. हमारे सर्वे के अंदर क्या मेंशन कर रहा है कि मानसून जो है लास्ट, बिकॉज ये पिछले एक लास्ट साल का डेटा होता है आपके पास दिस थिंग, बिकॉज हम जो सर्वे पढ़ रहे हैं वो पिछले लास्ट साल का आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है इसके अंदर. सो इसमें बता रखा है कि कब मानसून ऑब्जर्व किया गया था हमारे स्टेट के अंदर. सो 1 जून से लेके 2023 दिस वुड बी, से लेके 30 सितंबर 2023. ओके, देन उसके बाद में नॉर्मल रेनफॉल 435, ये ज़रूर आप देख लेना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है. ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल
435.60 mm, बट एक्चुअल हुआ कितना, दैट वाज 499.60. नॉर्मल दिस इज व्हाट कंसिडर, एंड एक्चुअल कितना हुआ 49960, मतलब कि हम इसको सेंटीमीटर्स में कर लेंगे तो 49 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा. तो इट वाज 499.60 mm. देन डेट ऑफ मानसून इन द स्टेट 15 जून को इसका अराइवल, एंड इन द ईयर 2023 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून से हुआ, एक्टिव इन एंटायर. अगैन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बहुत लीस्ट चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा. आपको सिर्फ एक्चुअल रेनफॉल देख लेना है, दैट इज 499.60 mm, दैट इज 49 सेंटीमीटर. ओके, एंड नॉर्मल रेनफॉल जो माना जाता है दैट्स 43 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल कितना है और नॉर्मल ये दोनों आप देख लेना. सो 43 सेंटीमीटर या 435.60 mm, बेटर रहेगा आप सेंटीमीटर्स में याद कर लो, ठीक है ना. एक्चुअल विल बी आपका 49.9, मतलब कि 50 सेंटीमीटर के आसपास. डेट ऑफ मानसून, अराइवल ऑफ मानसून कितना क्या रहा. वैसे डेट ऑफ मानसून अराइवल 15 जून माना जाता है, हालांकि अब वो डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ कोर्स. एंड देन इन द ईयर 2023 स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून से हुआ, कब एक्टिव रहा, ये हमारे लिए थोड़ा सा कम ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आज के सेक्शन जो हमारा रहा, सेशन जो रहा, उसके अंदर हमने सारे इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर 2 है एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड हमने स्टैटिस्टिक्स देख लिए हैं. जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम हालांकि जो चैप्टर 2 है वो आपका सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर आता है सर्वे के अंदर, तो इसके अंदर आप कुछ 3-4 सेशंस देखोगे, मतलब कि कम से कम 3-4 सेशंस और रहेंगे छोटे छोटे से, जिसके अंदर हम पूरा जिस थिंग नो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सर्वे के अंदर हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम कवर करेंगे. आई होप यू लाइक द सेशन. काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द